हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन डाटा पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक। जैसे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द ग्राफ इन फिगर्स शो दैट ए क्वांटिटी y वेरी विद डिस्प्लेसमेंट d इन ए सिस्टम अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये क्वेश्चन मेंशन है कि y कोई भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो किसी भी टाइम मतलब किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट है। ये एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास फिक्स है कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। वाई कोई भी वेरिएबल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट और वो भी कैसा एसएचएम कर रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट हमें फोर ग्राफ्स शो कर रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास कैसा, 31 में मेरे पास विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप ऑब्टेन व्हेन y इज। तो इनमें से कौन सा ग्राफ सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा जब y किस चीज को रिप्रेजेंट करे। तो पहला क्वेश्चन है द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो टोटल एनर्जी के लिए कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको मालूम है कि एसएचएम में टोटल एनर्जी ऑलवेज भी कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो मतलब चाहे जो भी डिस्प्लेसमेंट हो, टोटल एनर्जी ऑलवेज भी कांस्टेंट। तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जाने पे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट ऑर्डर ऑलवेज भी कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1। तो जब हमारे पास y एक्सिस टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा तब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दिखाएगा, जो कि क्या बताएगा कि हमारे पास टोटल एनर्जी ऑलवेज भी कैसी होती है, कांस्टेंट। बाकी सभी में आप देखिए टोटल एनर्जी अगर मैं दिखाता हूं तो पहले मेरे पास मेन पोजीशन में कैसा दिखा रहा है, ये 0 दिखा रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास सॉरी मेन पोजीशन पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी टोटल एनर्जी कैसा, मैक्सिमम। मेन पोजीशन में टोटल एनर्जी 0, और यहाँ पे तो ओसिलेट दिखा रहा है। तो ऑप्शन सिर्फ एक ही करेक्ट हो, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, द टाइम। ठीक। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के साथ कौन सा ग्राफ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें ये चीज बताना है। तो देखिए, अगर मैं ये कहूं, अगर इस ग्राफ में से जाऊं तो y एक्सिस टाइम को बताएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आप देखिए तो मेरे पास टाइम कांस्टेंट हो, डिस्प्लेसमेंट वेरी हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट एट अ टाइम दो पोजीशंस पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन सेकंड की 32 के हिसाब से रॉन्ग हो गया। अगर मैं टाइम लूं तो टाइम कभी भी मुझे निगेटिव नहीं दिखेगा, तो ये भी मेरे पास कैसा पॉसिबल नहीं है। अब बचा फोर्थ। आप फोर्थ पे देखिए, जब आप मीन पोजीशन पे, अब जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, आप एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचे, तो टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है, और ऑब्वियसली ऑफ टाइम कैसा होते जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। तो जो मेरे पास 32 का ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ वाला करेक्ट होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यही 32 के बाद 33 कॉमन डाटा ही रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ अलग सा नहीं है, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है, द अनबैलेंस फोर्स। कौन सा, द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। कैसा अनबैलेंस फोर्स सप्लाई हो। तो आपको मालूम है कि एसएचएम में ऑलवेज भी फोर्स कैसा लगता है, टुवर्ड्स ऑफ मीन पोजीशन लगता है, और इट ऑफ मीन पोजीशन कितना होता है, 0। एक्सट्रीम पोजीशंस पे कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, और हमेशा टुवर्ड्स ऑफ मीन पोजीशन की डायरेक्शन में होता है। ये कभी भी बैलेंस होता ही नहीं है। तो आप चाहे कभी भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स का जब ग्राफ आप दिखा रहे होते हो, तो आपको लगभग लगभग कैसा अनबैलेंसिंग फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखता है। फोर्स और ये कौन सा हुआ, डिस्प्लेसमेंट, जो कि स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है, इसका स्लोप। तो इसमें से कोई भी आप देखो, आप पीछे जाके देखना, जहाँ पे कॉमन डाटा आपको दिया हुआ है उस पूरे फॉर्मेट में कहीं पर भी कोई ऑप्शन उससे मैच कर नहीं रहा है। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा 33 का, और वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, ए पार्टिकल, a particle execute SHM on a straight line path. The amplitude of oscillation is 2 centimeter. The amplitude of oscillation is 2 centimeter when the displacement of the particle from the mean position is 1 centimeter.
the numerical value of magnitude of acceleration is equal to numerical value of magnitude of velocity, the frequency of AC, the frequency of SHM in second। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पार्टिकल है जो ओसिलेट कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, क्वेश्चंस के हिसाब से हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब उसकी पोजीशन 1 सेंटीमीटर है, कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो हमें ये बताना है कि जब उसकी पोजीशन 1 सेंटीमीटर है, कितनी सेंटीमीटर है, जब उसकी पोजीशन 1 सेंटीमीटर है, तो ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन दोनों कैसा है, इक्वल है। तो उस पॉइंट पे एंगुलर फ्रीक्वेंसीज कितनी होगी, या मेरे पास कैसा फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएफ इन सेकंड हमें बताना है, ठीक, इन पर सेकंड में बताना है, सॉरी। तो वेलोसिटी आपको मालूम है किसी भी इंस्टेंट पे कितना होता है, ए स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा, सॉरी सॉरी ए लिख दिया वेलोसिटी के लिए, सॉरी, कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। और एक्सेलरेशन के लिए आपको जानते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है। आपको मालूम है मैग्नीट्यूड से में तो माइनस सिंबल को आप पहले ही हटा दो, तो ये ओमेगा हुआ, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू ये कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितना हो गया 1, एक ओमेगा कैंसिल आउट होगा, एक बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा। ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी आया, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आया, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू एफ होता है। तो एफ की वैल्यू पूछा तो ओमेगा बाई कितना हो जाएगा, 2 पाई, मतलब स्क्वायर रूट 3 बाई ऑफ कितना हो जाएगा, 2 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा 34 का करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, the potential energy of a simple harmonic oscillation of mass 2 kg in its mean position is 5 joule, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ मास कितना उसका 2 kg है, in its mean position is 5 joule if its total energy is 9 joule and its amplitude is 0.01 meter, its time period would be, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा हमें ये चीज बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में है बताया हुआ है, मास भी 2 kg, मीन पोजीशंस पे मेरे पास कैसा, इट्स मीन पोजीशन इज 5 जूल, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेशन उसका 2 kg है, और मीन पोजीशन में जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है, 5 जूल है। इफ इट्स टोटल एनर्जी इज 9 जूल, कितना बोल रहा है, अगर उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, 9 जूल है, और उसका एम्पलीट्यूड इतना है, तो हमें उसका टाइम पीरियड तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर मेरे पास टोटल एनर्जी कितना बोला है, 9 जूल, और मेरे पास इट्स मीन पोजीशन इज 5 जूल, मीन पोजीशन पे जो उसकी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हमारे पास 5 जूल। तो क्वेश्चंस के हिसाब से आप जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी, अरे सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, सॉरी, ये कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। आपको मालूम है कि मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी अपने मिनिमम होती है। कोई भी पार्टिकल में ये कंपलसरी नहीं है कि मेरे पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0, हाँ मिनिमम जरूर होगी, ये कंफर्म है, लेकिन हाँ ये भी है कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन में चाहे जो हो जाए काइनेटिक एनर्जी जरूर 0 हो, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे अगर ये 9 टोटल एनर्जी और ये 5 है, तो ये हमें कंफर्म है कि इसकी जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। ये भी कौन सी पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन क्योंकि मेरे पास 9 है, तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी बचा, गिवन है कि 5 है, तो बचा कौन, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 4 जूल। आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी जब आप काउंट करते हो तो कितना लिखते हो, मेरे पास क्या पूछा है,
टाइम पीरियड ही तो पूछा है, तो टाइम पीरियड में आप कितना लिखते हो, हाफ, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम फाइंड कर रहे होते हो, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना लिखते हो, ए स्क्वायर। आपको एटलीस्ट ये भी लिखने की बहुत ज्यादा कोई विशेष जरूरत नहीं थी, आपको ये कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली 9 जूल आपको मालूम है, तो आपको मालूम है कि टोटल एनर्जी का जो फॉर्मेट होता है वो हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना होता है, ए स्क्वायर। ये फॉर्मेट से भी आप काउंटिंग कर सकते थे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ये टोटल एनर्जी थी, 9 जूल लिख रहे होगे आप यहाँ पर से और काउंटिंग कर रहे होगे, लेकिन अगर मैं इस फॉर्मेट से चला तो मुझे यहाँ से मालूम है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना है, 4 जूल। ये कितना हुआ, हाफ, मास की वैल्यू कितना है मेरे पास, 2। उसके बाद ये मेरे पास ओमेगा का स्क्वायर हुआ, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना है, 0.01 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगले स्टेप में आप देखो तो ये 2 और 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगर ये ओमेगा की बात की जाए तो ये 4 बाय ऑफ 0.01 का क्या है, स्क्वायर, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की जो वैल्यू मिलेगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ से, 2/0.01 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/0.01 हो जाएगा। ये ओमेगा की वैल्यू देखने को हमें मिलेगी, ठीक है। अब जैसे ही ओमेगा की वैल्यू हमें देखने को मिली, तो अगर आप ये देखो तो आपको मालूम है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 2 पाई अपॉन, ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर से, 2 डिवाइडेड बाय 0.01। ये 2 और 2 कैंसिल और ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय ऑफ, मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, ये 0.01 पाई लिख सकता हूँ। तो मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1 बाय ऑफ 100 और ये कितना हो गया, पाई। तो आपको जो ऑप्शन दिखेगा वो पाई बाय कितना दिखेगा, 100 सेकेंड दिखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लिख सकते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ, एक चीज और बताना उस क्वेश्चन में रह गया था, थोड़ा ऐसा ही देखिए, इस क्वेश्चन में टोटल एनर्जी आपके पास 9 जूल है। कई लोगों का मन में यहाँ पे लिखा फिर उसे रफ कर दिया था। आपके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मेट आप ये भी देखे हो, ये कंडीशन होती है, बट ये तब की कंडीशंस पे हो रही होती है जब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मीन पोजीशन पे कितनी हो, 0, तब हम टोटल एनर्जी का ये फॉर्मेट अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। नहीं तो आप देखो यहाँ से आपके पास अलग वैल्यू आ रही होगी और यहाँ पर से अलग वैल्यू आ रही होगी। अगर मैं यहाँ से सॉल्व किया तो 9 इज इक्वल टू 1/2, मास अभी भी 2 है और ओमेगा स्क्वायर हुआ और एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0.01 हुआ। ये अब आपको लग रहा होगा कि ये चीज हुआ, ये चेंजिंग की कंडीशंस पे हम काउंटिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये तब लिखते हैं हम जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो, 0, अदरवाइज नहीं तो ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए मीन पोजीशन में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, स्टोर्ड है, कैसी है, स्टोर्ड है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टू आइडेंटिकल स्प्रिंग। कैसा बोल रहा है, फाइंड द ratio of time period of two identical spring if they are first joined in series and then in parallel and a mass m is suspended from them, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, मतलब मुझे क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है तब के लिए जब दो स्प्रिंग या बार सीरीज में कनेक्टेड होंगी और एक बार कैसे, पैरेलल में। तो अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए देख रहे हो कि सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए किस तरह से दिखेगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको मालूम है जो k इक्विवेलेंट 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस ऑफ कितना होगा 1/k2। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है, मतलब ये दोनों k1 और k2 कैसी होगी, सेम वैल्यू होगी। तो ये जो आपको दिखेगा ये एक्चुअल में 1/k प्लस ऑफ 1 बाय कितना हुआ k, जहां से k इक्विवेलेंट की वैल्यू k बाय ऑफ 2 आया और मास सेम है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाय कितना हुआ k इक्विवेलेंट, जो की वैल्यू 2 पाई हो गया स्क्वायर रूट ऑफ m और k इक्विवेलेंट की वैल्यू k बाय ऑफ कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से ये कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज के लिए। और सिमिलर अगर आपको मालूम हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए
कितना के इक्विवेलेंट की जो आप वैल्यू लिखते हो वो k1 प्लस ओ कितना होता है k2 होता है, जहां से फिर से वही सेम है, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास 2k हो जाएगी। तो टाइम पीरियड जो आपके पास आएगा वो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाय कितना के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हो गया 2k। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। कौन सा कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टू आइडेंटिकल स्प्रिंग इफ दे आर फर्स्ट जॉइंड इन सीरीज एंड देन पैरेलल। तो मेरे पास उसका टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, रेशियो। कब के केसेस में, सीरीज अपॉन पैरेलल के फॉर्मेट में। तो ये सीरीज अपॉन टाइम पीरियड ऑफ किसका हो गया, पैरेलल के लिए। तो आप लिखोगे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाय के, और दूसरे के लिए 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाय कितना हो गया 2k। 2 पाई कैंसिल। अब देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ के फॉर्मेट में, ठीक है। तो अगर आप देखना स्टार्ट करो तो आपके पास ऊपर साइड जो देखोगे तो आपके पास कितना है, सब चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। टीएस अपॉन टीपी जो दिखेगा ऊपर साइड स्क्वायर रूट 2 दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में, ठीक। और ये कितना होगा 1 बाई स्क्वायर रूट। अब ये फिर सब ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 36 का बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर से अगर आप कॉमन भी निकाल दिए स्क्वायर रूट m बाई के, तो यहाँ पर से भी स्क्वायर रूट m बाई के तो बचेगा ही। ये दोनों डाटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास दोनों का टाइम रेशियो जो मिलेगा वो कितना होगा 2 होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है two bodies P and Q of equal masses are suspended from two separated massless springs of force constant K1 and K2 respectively. If the maximum velocity of them are equal during their motion, the ratio of amplitude of P and Q, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया कि टू बॉडी से दोनों के एक कैसा P एंड Q, दोनों में मासेस कैसा इक्वल मास सस्पेंडेड है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, ठीक है। सेपरेटेड मासलेस स्प्रिंग, टू सेपरेटेड मासलेस स्प्रिंग है। फोर्स कांस्टेंट एक का कितना है K1 है और एक का कितना है K2। अब स्टिफनेस दोनों की कैसी है हमारे पास अलग अलग है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी देम आर इक्वल ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ मोशन, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो एक चीज आपको ये मालूम है कि अब स्टिफनेस अलग है और मैक्सिमम वेलोसिटी मेरे पास दोनों की कैसी है, सेम है क्वेश्चन। मतलब मेरे पास पहले का एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर वेलोसिटी जरूर अलग होगी, क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी मास पर डिपेंड नहीं है, ओमेगा की वैल्यू तो मेरे पास मास पर डिपेंड हालांकि है, ठीक, लेकिन स्टिफनेस तो अलग अलग है ना। तो वी मैक्स की वैल्यू पहले की और दूसरे की दोनों की कैसी है, अलग अलग है, सॉरी सेम है। मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों की कैसी है, सेम। ये कितना है a2 इंटू कितना लिखा मैं ओमेगा 2। तो जहां से क्वेश्चन में बोल रहा है कि a1 इंटू ओमेगा 1 की जो वैल्यू हो वो a2 इंटू कितना होगा ओमेगा 2 होगा। तो अब हमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशंस द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड हमें कितना होगा, पहले और दूसरे के दोनों के एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना होगा। तो आपको मालूम है यहाँ से ये मेरे पास a1 बाई a2 कितना हो जाएगा ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। आपको मालूम है कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट के बाई कितनी होती है m। तो अगर ये चीज है तो क्वेश्चन में ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर रूट ऑफ कितना k2 बाय ऑफ m2, और ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर रूट k1 बाय ऑफ कितना हो जाएगा m1। और क्वेश्चन में भी मेंशन है, अगर आप देखो तो क्वेश्चन में एक चीज आपको मेंशन मिलेगी कि मेरे पास कैसा इक्वल मासेस है, मतलब m1 और m2 इक्वल है, तो ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। a1 इज इक्वल टू a2 स्क्वायर रूट k2 बाय ऑफ स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा ये k1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा k1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम तो क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ बॉडी ऑफ मास कितना हमारे पास स्मॉल और इट्स वेरिंग अकॉर्डिंग टू लॉ y इज इक्वल टू sin ओमेगा t प्लस स्क्वायर रूट 3 cos ओमेगा t। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा
minimum value of omega for which the mass just break off the plank and the moment it occurs first after t is equal to 0। और मेरे पास क्वेश्चन में है y इज पॉजिटिव वर्टिकली अपवर्ड की डायरेक्शंस पे है। तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि एक मेरे पास कैसा है वर्टिकल एसएचएम है, इसके ऊपर एक ऐसा प्लैंक ऑफ रखा हुआ है, किस टाइम के कंडीशंस पे ये इसे ब्रेक ऑफ कर जाए। मतलब मेरे पास अगर आप देखो तो बॉडी अगर, और वो भी बोला है वर्टिकल डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऑलवेज भी मीन पोजीशन से अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऑलवेज भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और ये नीचे की डायरेक्शन में mg और इसे बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन n। अब आपको मालूम है कि किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इसको ब्रेक ऑफ करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो आप देखो mg माइनस ऑफ n इज इक्वल टू ma के इक्वल होगा, जहां से mg की वैल्यू ऑफ ma के इक्वल हो जाएगी तो जो g की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a के इक्वल आएगी। तो g की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आपको मालूम है कि जब भी पार्टिकल ब्रेक ऑफ करेगा तो एक्सट्रीम पोजीशन होगा। कौन सा पोजीशन होगा, एक्सट्रीम पोजीशन हो रहा होगा। तो अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो मुझे एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन मिलता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये चीज तो हुआ, अब मुझे ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो आपके पास एसएचएम की इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू कॉस ओमेगा टी। पहले मैं एक सस्ती मेथड बताता हूँ, फिर इसकी लॉन्ग अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखो तो सिंपल सा आपको देखने में ये एक एसएचएम का सिंपल सा इक्वेशन दिख रहा है बस, लेकिन ये एसएचएम भी है, आप इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन आप इसे इस तरह से कर सकते हो कि इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन भी कर दो और 2 का क्या कर दो, डिवीजन भी कर दो। तो ये साइन ओमेगा टी प्लस स्क्वायर रूट 3/2 इंटू कितना हुआ, कॉस ओमेगा टी हुआ, ठीक। अब अगर ये चीज हुआ तो आप देखो, आप ये समझो कि cos 60 की वैल्यू, और मेरे पास अगर ये cos 60 में लिख दिया तो ये मेरे पास कितना हो गया, sin 60 की वैल्यू होगी, ठीक। तो ये मेरे पास कैसा दिखेगा कि ये cos 60 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस हो, अगला मेरे पास कितना हो गया, ये साइन 60 इंटू कितना हो गया, ये cos ओमेगा टी हो गया। जहां से आप इसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना 60 को पाई बाय 3। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मीन पोजीशन से ऊपर साइड कितने एंगल से, 60 डिग्री से स्टार्ट कर रहा है। तो मतलब अब इसे सिर्फ चलना कितना है, 30 डिग्री, मतलब इसे अब ऊपर से कितना जाना है, 30 डिग्री। ये आपको कॉमन की बात है क्योंकि मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड तक का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री चल चुका है, इसे सिर्फ 30 डिग्री चलने के लिए टाइम चाहिए। तो आपको मालूम है कि चेंजिंग वो कैसा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो चेंजिंग ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। इस टी वैल्यू 0 कब है, पाई बाय 3 पे। तो सिर्फ यहाँ तक पहुंचने के लिए जब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 होती है तो एम्पलीट्यूड कितना होता है, मैक्सिमम, मतलब जो पोजीशन होती है पार्टिकल की मैक्सिमम पोजीशंस पे होता है, ठीक है। तो वहां से मुझे ये कितना हुआ कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, तो मुझे मिल गया कि ये कितना है, पाई बाय 6 भी इसको लिख सकता हूं मैं। अब मुझे डेल टी हुआ, तो यही तो टाइम क्वेश्चन में पूछा है कि डेल टी इज इक्वल टू पाई बाय 6, और इधर से कितना हो गया मेरे पास, ये इनटू में कितना आ गया ओमेगा, ये पाई बाय 6 और 1 बाय ओमेगा हो गया, ठीक है। ये पूरे के मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ये ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो आपको ये चीज देखना है क्वेश्चंस के हिसाब से कि ये मेरे पास ए की वैल्यू, यहाँ से आप देखिए जी के इक्वल हो गया, और ये कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड की वैल्यू आप क्वेश्चन पे खुद देखो ये कितना है, 2 है, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट जी बाई कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। बी और डी तो रॉन्ग होगा।
अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो आपको दिखेगा π/6 इंटू 1/ओमेगा मतलब स्क्वायर रूट 2/c। तो जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ कौन सा है, ए है, और सी कौन सा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये एक अप्रोच है जो हमें ये बताता है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये तो चलो ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हुआ तो हम यहाँ पर से समझ गए, लेकिन हर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में हो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं होता। जब ये ना हो तब की कंडीशंस में हम इसे किस तरह से हैंडल करेंगे तो ये देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं सेकेंड मेथड बताता हूँ। आपको मालूम है कि y की जो वैल्यू गिवन है वो कितना है आपके पास। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो y की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है। देखो साइन ओमेगा टी प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब ये चीज है आपके पास है ना। अब आपको ये मालूम है कि पहले तो आप ये फाइंड करो कि ये पार्टिकल है कहाँ, मतलब ये यहाँ के बाद जा कहाँ पे रहा। ये तो आपको मालूम है, यहाँ तक तो कॉमन आंसर ए की वैल्यू जी के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई नहीं, ये नॉर्मल के लिए तो एकदम सही है। बस ये सब फाइंड करने के लिए कि ओमेगा को फाइंड करना, यहाँ तो हमारे पास इजीली दिख गया कि ये π/6 है। अगर नहीं दिख रहा होता तब कैसे हम फाइंड करते, तब की कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। एम्पलीट्यूड नहीं निकलता, ये नहीं यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा होता तब। ठीक, तो देखिए अगर ऐसी कंडीशंस कभी बने तो हम क्या करेंगे, वन टाइम में अगर ये पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ये मैक्सिमम होगा और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे ये मिनिमम होगा। तो एक टाइम अगर मैं इसे डिफरेंशिएट किया तो मुझे ये क्या मिल गया, ओमेगा डॉट कॉस ओमेगा टी माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू ओमेगा, और ये कितना हो गया, ये मेरे पास साइन ओमेगा टी। यही फॉर्मेट देखने को मिलेगा क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन की कॉस ओमेगा टी का कितना होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, अब मुझे ये मालूम है कि ये वो पॉइंट देगा, मतलब ये वेलोसिटी है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होती है, जीरो होती है। तो अगर मैं कंपेयर किया यहाँ से तो ये मुझे देखने को मिलेगा ओमेगा डॉट कॉस ओमेगा टी माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो। जहां से ये वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा डॉट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, और ये ओमेगा और ओमेगा कैंसिल, तो अगली बार देखिए 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 10 ओमेगा टी हो गया। आपको मालूम है कि 10 ओमेगा टी की वैल्यू, अगर आपके पास ये कब 1/√3 मिलता है, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी डिग्री, 30 डिग्री। कौन सी डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री वो पॉइंट है जहां पे या मैक्सिमा या तो मिनिमा मिलेगा, लेकिन आपको वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी जीरो है तो ये मेरे पास या तो पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा या तो निगेटिव एक्सट्रीम, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा मिल रहा है। वेलोसिटी तो मिनिमा है, ये तो कंफर्म है, मिनिमा नहीं कह सकते, मतलब जीरो है वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर मैं इसी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को वन टाइम और डिफरेंस, इसको फर्स्ट लिख देते हैं, इसे सेकंड लिख देते हैं। इसको अगर मैं वन टाइम और डिफरेंशिएट किया तो ये डी स्क्वायर बाय अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया, और ये ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो गया मेरे पास साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो गया कॉस ओमेगा टी। ठीक, ये चीज हुआ। अब अगर आप जैसे इस पे 30 डिग्री की वैल्यू अगर मान के चलो आप पुट करोगे, या चलो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसको मैं कॉमन लिया, अगर आप देखिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू 30 भी पुट की तो ये पूरी क्वांटिटी तो ऑलरेडी निगेटिव है, और अगर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी टी स्क्वायर आपको मेरे पास लेस देन ऑफ जीरो मिला या निगेटिव मिला, मतलब ये पॉइंट कैसा है मेरे पास, मैक्सिमा है। ओमेगा टी इक्वल टू 30 में वैल्यूएशन कैसी है, मैक्सिमा है। मतलब जब मैं y में ओमेगा टी की वैल्यू 30 डिग्री पुट करूंगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को दिखा रहा होगा। तो y की जो वैल्यू दिखेगी वो मुझे कितनी दिखेगी, साइन 30 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी, स्क्वायर रूट 3/2। मतलब आपको ये दिखेगा
2, क्योंकि ये 4/2 मतलब ये कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 हो जाएगा। y की जो वैल्यू आपको दिख रही होगी वो 2 होगी। देखो आपके पास क्वेश्चन आ गया, यही तो एम्पलीट्यूड है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन ये मैक्सिमा जो दिखा रहा है यही तो एम्पलीट्यूड है, और वो भी कौन सा एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। कौन सा एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। मतलब ये एंगल सिर्फ कितना चला है, आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है वहां से सिर्फ 30 डिग्री एंगल चला है। तो आप यहां से ये फाइंड कर सकते हो कि ये मेरे पास एम्पलीट्यूड हुआ, तो a इज इक्वल टू आप g जान रहे थे जिसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो गई। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड किए कि ये g, a की वैल्यू 2 और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ओमेगा आ गया। और तो और अगर आपके पास थीटा है तो आप ये लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। तो यहाँ से आपके पास टी की जो वैल्यू दिखेगी वो पाई/6 अपॉन कितना, ओमेगा, ऐसा दिखेगा। तो टी की वैल्यू पाई/6 और ये स्क्वायर रूट 2/g। एक मेथड ये सेकंड मेथड है जो आपको अच्छी लगनी चाहिए। ये तब के फॉर्मेट के लिए जब ये सब होच पोच है, ये जो सब ये डाटा गिवन है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड में हो। ये तो अभी जो हमें इस क्वेश्चन में था वो इजीली हमें दिख रहा था इसलिए हम सॉल्व कर ले रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो तब किस तरह सॉल्व करें, ये अप्रोच हमारे पास, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें ऐसा बोल रहा है, टू पार्टिकल A and B perform SHM along the same straight line with the same amplitude A, same frequency F, and same equilibrium position O. The greatest distance between them is found to 3a by 2. At some instant of time, they have same displacement. कैसा है? कुछ टाइम के बाद इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है? सेम है। फ्रॉम मीन पोजीशन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस के हिसाब से ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टिकल मेरे पास कैसा स्टेट, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ पे है, ठीक है। टू पार्टिकल एसएचएम अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद द सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना है, 3a/2। तो अगर आप देखो कि कोई भी पार्टिकल अगर अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे, कौन से डिस्टेंस पे है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो ये चीज आप तब समझो कि जब दोनों इक्विलिब्रियम के कैसी पोजीशन के साइड होंगे, अपोजिट साइड होंगे। अगर दोनों एक ही साइड होंगे तो एम्पलीट्यूड से तो ज्यादा कभी हो ही नहीं सकते। तो फॉर एग्जांपल दोनों इक्वल डिस्टेंस पे ये जंक्शंस करते हैं कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है और ये कितना है, थीटा। तो दोनों के बीच का जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वो 3a/2 है। मतलब एक साइड जो पार्टिकल से चल रहा है और जो दूसरे साइड चल रहा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास देखने के लिए कितना है, हमारे पास इधर ये दोनों के बीच का 3a/2 है। तो मेन पोजीशन से एक की जो डिस्टेंस दिखेगी वो 3a कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अगर मैं इस तरह से लिखा तो x की वैल्यू यहाँ a क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एम्पलीट्यूड को, क्योंकि a यही तो बोला है। x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3a/4 इज इक्वल टू a डॉट कितना हुआ, साइन थीटा हुआ। क्वेश्चंस पे ऐसा है। तो जो साइन थीटा की वैल्यू एक्चुअल में आपको दिखी वो कितनी हो गई, 3/4। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन पे हो, कैसा, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम दे हैव सेम डिस्प्लेसमेंट। मेरे पास ऐसा बताना है कि टाइम का वो इंस्टेंट एक टाइम आया जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा है, सेम है। मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन पे जाके पहुंच गए। तो अगर एंगुलर वेलोसिटीज दोनों की सेम है या एंगुलर फ्रीक्वेंसीज दोनों की सेम है तो कुछ देर बाद दोनों मेरे पास अगर एक ही डायरेक्शन पहुंचे, बस दोनों के मूव करने की डायरेक्शंस कैसी होगी, अलग होगी। दोनों की मूव करने की डायरेक्शन अलग होगी। एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम में जा रहा होगा, एक एक्सट्रीम से कहां पे, मीन पे जा रहा होगा। अभी भी ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो, थीटा हो।
बट अब देखो ये एक्स एक्सिस से नहीं बना के किससे बना रहा है, वाई एक्सिस से। अगर आप इसको एंगल देखो यहाँ से तो इसे कितना लिखोगे, पाई बाय 2 माइनस ऑफ के फॉर्मेट में, और इसे पाई बाय 2 प्लस के फॉर्मेट में लिख रहे होगे। ये एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा और ये पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा। मतलब अब जो मेरे पास साइन में दिख रहा था, अब आप उसकी पोजीशन कितना लिखोगे, एक्स ए कॉस थीटा। तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है, एक्स है। अगर ये x की वैल्यू पूछा है तो ये एम्पलीट्यूड कितना है, a है। और आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको मालूम है कि हाइपोटेनस अभी भी वही होगा, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, तो हमको बेस चाहिए। तो बेस क्या होता है मेरे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 16 माइनस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9 होल ऑफ स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट 7/4। तो जो x की वैल्यू दिखेगी वो स्क्वायर रूट 7 बाई कितना हुआ 4। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 a बाई ओ 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ये पोजीशंस होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिखा रहा है, बी दिखा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, a particle start oscillating simple harmonically from its equilibrium position, then the ratio of kinetic energy and potential energy of the particle the time t by of 12 पे। ठीक है, तो मुझे कैसा टाइम t by 12 पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए। तो अगर आपको ये चीज मालूम है तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन पे ऐसा है कि ये पूछना चाह रहा है कि मेरे पास देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए। आपको काइनेटिक एनर्जी मालूम है कि कितनी होती है, हाफ। अगर देखो तो हाफ एम वी स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक, या तो आप इसी फॉर्मेट से कितना लिख सकते हो, मेरे पास यहाँ पर से कि मेरे पास एक ऐसा है सिंपल हार्मोनिक फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो कितना होता है, एम वी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, और ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस ओ एक्स स्क्वायर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। भाई इसमें दो चीज की बहुत इंपॉर्टेंस, एक तो ओमेगा और एक एक्स की। ठीक है, और एम्पलीट्यूड की भी तो है ही। ठीक है, तो देखिए चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पे कहता है। ठीक है, अगर t बाई 12 है तो मेरे पास कैसा t बाई 12 पोजीशन पे बोला है, पहले ये तो पता चले कि वो एंगल कितना होगा। तो अगर वो एंगल चाहिए तो आपको मालूम है कि थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू कितना होता है टी। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय ओ टी, और टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है टी बाय 12। कैंसिल आउट हुआ, मतलब ये मेरे पास हुआ यहाँ से कैंसिल और 6 हो गया, ये पाई बाय 6 हो गया। मतलब 30 डिग्री पे पूछ रहा है, किस पे, 30 डिग्री। और 30 डिग्री पे आपको पोजीशन एक्स की मालूम है कि कितनी होगी, ए बाय 2 होगी, क्योंकि हम एक्स एक्सिस से देख रहे थे। लेकिन फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू आप कितना लिखते हो, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिखते हो। ओमेगा टी को तो आप थीटा लिखते हो, ये ए हो गया और ये साइन हो गया ओमेगा टी की वैल्यू थीटा, मतलब ये कितना हो गया पाई बाय 6। आपको मालूम है कि कितना होता है पाई बाय 6 की वैल्यू 2 ए बाय 2 हो जाएगा। तो आप सिंपल सा बस वैल्यू पुट करते चलिए, आपको आंसर मिलेगा। देखो एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा की तो जो इंपॉर्टेंस थी वो खत्म हो गई, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर दोनों से कैंसिल आउट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो दिखेगा वो ए स्क्वायर माइनस ओ पी कितना हुआ, ए स्क्वायर बाय 4, और एक्स की वैल्यू कितना हो गया मेरे पास ए बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में 4 माइनस ऑफ 1 कितना हो गया 3 ए स्क्वायर बाय 4, और इधर से कितना हो गया 2 बाय ए, और ये कैंसिल आउट हुआ ये 2, और एक टर्म और कैंसिल आउट हो 1, तो ये कितना हो गया 3 ए बाय 2 हो गया। कितना हो गया 3 ए बाय 2 हो गया। ठीक है, सॉरी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होता है, ये कैंसिल करना मैं भूल ही गया, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गई, इसलिए आंसर गड़बड़ आ गया। ठीक है, सॉरी, ये पूरा गड़बड़ हो गया यहाँ से।
मैं वो x लिखना है, एक्स स्क्वायर करना भूल गया। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बाय ओ कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। x की वैल्यू a बाय 2 है तो a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाय 4 और नेक्स्ट स्टेप में 4 बाय ओ कितना हो गया, a स्क्वायर कैंसिल, 4 4 कैंसिल, ये 3 हुआ। तो ये काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो है वो 3:1 हो गया। कितना रेशियो हो गया, 3:1 हो गया। तो आई होप आपको ये समझा होगा। 30 में जो हो गया वो क्वेश्चन नंबर मतलब 30 के जो ऑप्शन है वो कौन सा है, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग अभी रखते हैं। आप इसे देखो, आराम से सॉल्व करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।